Jai Hind students, so how are you all? Okay, today I have got a very interesting session for you people. आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अग्निवीर के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस एनडीए सीडीएस एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी सेक्शन में वी सीन अर्लियर आल्सो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग मीन्स जो हमेशा नेगेटिविटी ढूंढता है, पॉजिटिविटी नहीं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है। नाउ सच पर्सन इज कॉल्ड अ पेसिमिस्ट। इंपॉर्टेंट है, सच पर्सन इज कॉल्ड अ पेसिमिस्ट। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। इसका ऑपोजिट होता है, अगर आपको एंटोनिम्स के सेक्शन में आता है, इसका ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है होपफुल, वन हु थिंक्स पॉजिटिवली। सो जो पॉजिटिवली सोचता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, और जो हर चीज को होपलेसली लेता है, नेगेटिवली सोचता है, बेसिकली उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alright, so the next question is similar. Person who looks at the bright side. तो जो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, person who looks at the bright side of everything. So अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था प्रीवियस स्लाइड में. The correct answer is optimistic. Now basically who is a cynic? Cynic होता है a person who does things for himself, जो अपने लिए ही काम करता है, अपने लिए ही सोचता है. Such person is called a cynic. और strange का मतलब आपको पता ही है, अजीब. Okay, next, person who abstains from all alcoholic drinks, मतलब वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता. Such person is called a teetotaler. Again very important question. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्स में आ सकता है. Alright. The next one, assume pen name of one who conceals his identity as a writer. कई बार आप देखते होंगे, आप कोई पोइम पढ़ते हो या कोई भी स्टोरी पढ़ते हो और उसके एंड में राइटर का नाम नहीं लिखा होता, या फिर हिंदी में लिखा होता है अज्ञात. अज्ञात का मतलब होता है अननोन, मतलब राइटर ने अपना नाम नहीं दिया है. सो इन सच अ केस जहां राइटर का नेम मेंशन नहीं होता, अननोन या हिंदी में अज्ञात लिखा होता है, तो उसे हम कहते हैं स्यूडोनिम. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. जब राइटर का नाम मेंशन नहीं होता, जो भी उसका लिटरेचर वर्क है उसमें, सो देन हम स्यूडोनिम लिख सकते हैं, मींस अननोन. इन दिस पी इज साइलेंट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्यूडोनिम. ओके, नेक्स्ट, स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ. बेसिकली जो एक आप कह सकते हो कि जब आप बॉयहुड में होते हो, मींस मे बी एट एन एज ऑफ 11, 12, 13, और यूथ यंग जैसे 17, 18, 16, 17, 18, तो उस बीच के एज को क्या कहते हैं? सच पीपल आर कॉल्ड अडोलेसेंस. सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. अडोलेसेंस कहा जाता है इस एज ग्रुप को जो बॉयहुड और यूथ के बीच में होती है, लाइक 11, 12 एंड यू कैन से बिटवीन 17 to 18. इट्स नॉट एग्जैक्टली टीनेज, बिकॉज टीनेज तो आपकी 13 से स्टार्ट होके 19 तक होती है, राइट? तो उस बीच की एज की हम बात कर रहे हैं, जो 11, 12, 13 एंड देन यूथ एकदम हो जाएगा 17, 18, 19. तो इसमें टीनेज कवर हो रहा है, इसलिए हमें उस बीच की एज की बात करनी है. सच एज ग्रुप इज कॉल्ड अडोलेसेंस. इन्फेंसी होता है, इन्फेंट्स जैसे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं. टीनेजर्स और ओल्ड एज आपको पता ही होगा. नेक्स्ट, एन ऑर्गन ऑफ बॉडी कट ऑफ बाय सर्जरी. जब हम किसी बॉडी के ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं सर्जरी से, इट इज कॉल्ड एम्प्यूटेशन. एम्प्यूटेशन कहा जाता है. एम्प्यूट मीन्स टू इरेज, टू कट ऑफ. सो एम्प्यूटेशन नाउन फॉर्म हो गया. इमिटेशन, इमिटेट होता है किसी की कॉपी करना, नकल करना. इम्पार्शियल, जब हम भेदभाव नहीं करते. एंड अडेप्टेशन होता है अडेप्ट करना, किसी चीज को अपनाना या ग्रहण करना. ओके, नेक्स्ट, वन हु ईट्स एवरीथिंग. अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग का मतलब होता है बेसिकली जो वेजिटेरियन भी होगा, नॉन वेजिटेरियन भी होगा, एगिटेरियन भी होगा, राइट? सो सच पीपल आर कॉल्ड ओमनीवोरस. वन हु ईट्स, ओमनीवोरस एनिमल्स भी होते हैं जो ग्रास भी खाते हैं प्लस फ्लैश भी खाते हैं. तो सच एनिमल्स और सच पीपल आर नोन एज ओमनीवोरस.
हर्बीवोरस जो ग्रीन फूड एज इन वेजिटेबल्स को प्रेफर करते हैं, एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल दैट ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था जो दूसरों की फ्लैश खाता है, कार्निवोरस। Okay, next animals that can live on land as well as water, जो दोनों पे रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर पे भी, such animals are called amphibians। ऐसे एनिमल्स को amphibians कहा जाता है। ये तो सिंपल है, ऑप्शंस देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा। So amphibians are those animals which can live both on land as well as both land and water. Next, one who is residing in a country of which he or she is not yet a full-fledged citizen। जब आप एक कंट्री में रह रहे हो और आप उसके सिटीजन नहीं हो, मतलब आपको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होता है एलियन। एलियन आपने सुना होगा ना, एलियन आर पीपल जो मार्स से आते हैं। सो नाउ बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं फॉर स्ट्रेंजर्स, सो जो बिलोंग नहीं करते उस पर्टिकुलर कंट्री या एरिया को, नॉन रेजिडेंट्स, राइट, नॉन रेजिडेंट्स या जो नेटिव नहीं है, सो एलियन हो जाएगा। और इसको ऑपोजिट क्या होगा, जो रिसाइड करते हैं या जिनको सिटीजनशिप मिली हुई है, तो ऑपोजिट हो जाएगा सिटीजन, नेटिव, ये ऑपोजिट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आई हैव टू जूम इट। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ऑलराइट, a person who draws or produces maps is a cartographer। प्लीज याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, अग्निवीर हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इतनी बेसिक नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स इज नोन एज अ कार्टोग्राफर। बेसिकली कैलीग्राफी क्या होती है, एन आर्ट ऑफ ड्राइंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज कैलीग्राफी, एन आर्ट ऑफ राइटिंग। सो कैलीग्राफर उसे कहा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बेसिकली आई एम डूइंग इट विद यू। ओके, लेक्सीग्राफर होता है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एंड कोरियोग्राफर होता है अ डांसर जो डांस सिखाता है। लाइक इतने सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो डांस सिखाते हैं एक्टर्स को। सो इस वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे, कोरियोग्राफर से। Okay, next, a person or plant much below the usual height। जब एक पर्सन की या प्लांट की जो एक बेसिक नॉर्मल हाइट, एवरेज हाइट होनी चाहिए, अगर वो उससे कम है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अगर किसी की हाइट कम होती है पर्सन की, तो हम कहते हैं बौना है। सो इंग्लिश में उसका वर्ड हो जाएगा ड्वार्फ। इंग्लिश में सच पर्सन इज कॉल्ड अ ड्वार्फ, या प्लांट्स के लिए भी हम बोल सकते हैं इट इज अ ड्वार्फ प्लांट। सो ड्वार्फ होता है एनी पर्सन और थिंग, एनी नाउन विच इज बिलो एन एवरेज हाइट। Okay, next, an arrangement of flowers that is usually given as a present। This is simple, ये तो आप लोग खुद ही सोचिए क्या होता है। जब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जब फ्लावर्स को अच्छे से अरेंज करके एक गुलदस्ता जिसे कहते हैं, और किसी को दिया जाता है जनरली बर्थडेज पे या किसी भी ओकेजन पर, सो उसे क्या कहा जाता है, अ बुके। ये सिंपल है, बुके कहा जाता है। गार्लैंड क्या होती है, माला, फूलों की माला। अच्छा, व्हाट इज अ रीथ? रीथ होता है बेसिकली वो माला जो आप कह सकते हो इट्स राउंड इन शेप, जब किसी का फ्यूनरल होता है, किसी की डेथ पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं, जो हार चढ़ाया जाता है, दैट इज अ रीथ। नेक्स्ट, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। ऐसी जगह जहां पर हम बर्ड्स को रखते हैं। एन एनक्लोजर यूज्ड टू कीप द बर्ड्स इनसाइड। ओके, it's very simple again। okay, the correct answer is alpha, aviary। aviary होता है जहां पर हम birds को रखते हैं बेसिकली। so ये again important words हैं जो आपको पता होने चाहिए। birds को रखते हैं यहाँ पर, और apiary होता है जहां पर आप bees को रखते हो। okay, stable और sanctuary आपको पता ही होगा, काफी simple words हैं। stable जहां horses रखे जाते हैं। An inscription on a tombstone written in memory of deceased। okay, जो tombstone होता है ना, जहां पर आप कह सकते हो किसी की याद में जब एक स्मारक बनाई जाती है,
तो उनके लिए कुछ शब्द या लाइंस लिखे जाते हैं उनकी याद में, मेमोरी में, उसे क्या कहा जाता है? ओके, इट इज नोन एज एन एपिटैफ। बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिटैफ कहा जाता है टोमस्टोन को जहाँ जिसके ऊपर जिसकी भी डेथ हुई है उसकी मेमोरी में कुछ शब्द या सेंटेंस लिखे जाते हैं। पिलर तो पता ही होगा, एक पोल हो गया, स्लैब जो इस तरह का स्लैब होता है, घर में होता है, किचन में स्लैब होता है, ऑफिसेस में होता है, लाइक अ काउंटर बेसिकली यू कैन से। और बेसिलिका होता है बेसिकली जिसमें मम्मी को रखा जाता है प्रिजर्व करके, दैट इज अ बेसिलिका। नेक्स्ट, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ओके, नाउ यू थिंक क्या होगा इसका आंसर? One who is a great lover of books. Okay, the correct answer here is bibliophile. Again important question है, bibliophile होगा इसका correct answer. Okay, I'll just tell you the other meanings also. Xenophile थोड़ा आपके लिए नया word होगा। Xenophile का मतलब होता है basically anybody attracted to foreigners. Though I don't think ये वाले words इतने important है, आपके लिए इंपॉर्टेंट था बिब्लियोफाइल का मीनिंग, दैट आई हैव टोल्ड यू। बाकी आप रूट वर्ड से भी मीनिंग पे पहुंच सकते हो, जैसे होमो मींस वन, पेट मींस चिल्ड्रन। पेट रूट वर्ड का मतलब होता है चिल्ड्रन भी होता है, पेट का मतलब फुट भी होता है। तो पेडोफाइल होता है बेसिकली वन हु इज अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। सो बिब्लियोफाइल इज अ गुड वर्ड, यू शुड रिमेंबर इट। बिब्लियोफाइल इज वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ओके, नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ moral. I hope the board is clear to you people. A short story with a moral basically. आपने देखा होगा स्टोरी बुक्स होती हैं छोटे बच्चों की, उनमें मॉरल साइंस की जिनमें स्टोरीज होती हैं और एक मॉरल लिखा होता है. व्हाट इज इट कॉल्ड? बेसिकली इट इज अ पैराबल. It is called a parable. So again important word है, you should know such stories are called parable. What is the meaning of wobble? Wobble का actually मतलब होता है disbalance होना, लड़खड़ाना. Wobble का मतलब होता है disbalance होना, and generally आपको पता होना चाहिए. और affable का मतलब होता है pleasant. स्क्रैबल तो पता ही होगा, स्क्रैबल एक गेम भी होता है, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, यू हैव टू पिक अप लेटर्स एंड मेक वर्ड्स. सो वॉबल मींस डिसबैलेंस, वर्ब की तरह यूज हो जाता है. affable is pleasant and parable is a short story with a moral. Next, a formal expression of praise for someone who has died. जब हम किसी की याद में कुछ शब्द बोलते हैं ना, when somebody passes away, और हम उनके फ्यूनरल पे रिमेम्बरेंस में उनको प्रेज करते हुए कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ लाइंस बोलते हैं उनके लिए, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इयोलॉजी. बेसिकली लॉजी इज अ रूट वर्ड, लॉजी इज स्टडी ऑफ समथिंग. इयोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी के लिए उनकी याद में, उनके रिमेम्बरेंस में कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, a person employed to drive a private or hired car. ओके, बेसिकली प्राइवेट कार हमारी गाड़ी होती है, हम ड्राइवर रखते हैं, राइट? तो क्या कहा जाता है ड्राइवर को जो हम प्राइवेट कार्स के लिए रखते हैं? ओके, सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ शोफर. बी. सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी शोफर. बाकी सिंपल वर्ड्स हैं. कॉनेसियर होता है बिगनर, कॉनेसियर का मतलब बिगनर. एमेच्योर होता है लाइक एन इमेच्योर. अगेन एमेच्योर होता है पर्सन हु इज अनस्किल्ड, किसी भी काम में नया, नौसिखिया. नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ. जो पर्सन बेसिकली इंडिपेंडेंट कह सकते हो आप, या जो अपने हिसाब से ही रहता है, अकेला रहता है, who lives by himself, maybe has no family, nobody to rely on. What is that person called? A person who lives by himself is a recluse. Sorry, I'll just set the screen. Okay, so a person who lives by himself is a recluse. Important word है, remember it. इस तरह के words आपको एग्जाम में आ सकते हैं. Okay, next, one who runs away from justice. Okay, any person who runs away from
justice. A person who runs away from justice, जो सही निर्णय दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो उसी से दूर जाता है, so a person who runs away from justice is a fugitive. Now one homework I am giving you people, जितने बाकी ऑप्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके मीनिंग्स आपको बता रही हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ इट. नाउ दिस इज योर होमवर्क. जैसे ये ऑप्शंस हैं, आप खुद इनके मीनिंग्स ढूंढिए. दिस वे यू नो यू विल लर्न मोर एंड मोर. आई कैन टेल यू द मीनिंग्स, बट देन आई थिंक इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच, बिकॉज आप एक सेकेंड देखोगे एंड देन यू मूव फोर्थ, राइट? सो अगर आप खुद इनके मीनिंग्स ढूंढोगे यू विल रिमेंबर. सो look for the meanings on your own. गूगल पे सर्च करो, make a list of it, because हो सकता है ये वर्ड ना आए, इनमें से बाकी जो वर्ड्स हैं उनमें से कोई आ जाए. सो ये आपका एक होमवर्क है which you should do. Next, state of being in short supply. Okay, state of being in short supply, जब किसी चीज की कमी होती है, जब कोई चीज कम मात्रा में होती है. बेसिकली स्कार्स वर्ड बहुत भर पड़ा है वोकैबुलरी में भी, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो. स्कार्सिटी, प्लेथोरा, प्लेथोरा होता है अबंडेंस, प्रोफ्यूज होता है अबंडेंस. अब आप ढूंढेंगे माइरियार्ड का मीनिंग. दिस इज अ होमवर्क व्हिच आई हैव गिवन यू. हो सकता है प्रोफ्यूज का ही सिनोनिम हो. ओके, नेक्स्ट, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली. ओके, जब आपके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप बहुत होली पर्सन है, बेसिकली यू आर वर्चुअस, यू आर पायस, होली, रिलीजियस, तो उसे क्या कहा जाता है? ओके, द करेक्ट आंसर हियर वुड बी सैंक्टिटी. सैंक्टिटी का मतलब होता है बेसिकली प्योरिटी. सो व्हेन यू आर प्योर, यू आर अ रिलीजियस पर्सन, यू आर अ वर्चुअस पर्सन. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सैंक्टिटी. ओके, पार्सिमोनी, बेसिकली पार्सिमोनी बोल सकते हैं आप, जो जैसे पार्टिसन होता है ना, जो भेदभाव करता है, बेसिकली किसी चीज का एक ही का फॉलोअर हो, तो पार्सिमोनी उसी से रिलेट होता है. बाकी एवरेज वर्ड अभी हमने एवियरी करा था, जहाँ पे वर्ड्स रखा जाता है. बेसनेस. सो नाउ लुक फॉर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आल्सो, दो दे आर वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट, अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और अ रूल. जब आप एक लॉ रूल तोड़ देते हैं तो क्या पनिशमेंट होती है? बेसिकली अगर आपने ट्रैफिक लाइट रेड है और आपने क्रॉस कर लिया, सो ऑब्वियसली यू विल बी फाइंड, राइट, यू विल बी पनिश्ड. तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होता है? पेनल्टी. यू विल बी पेनलाइज्ड. तो पेनल्टी यहाँ पे करेक्ट मीनिंग निकलता है. अब जो बाकी ग्रेस का मीनिंग पता होगा, रिप्रीव और एमनेस्टी का मीनिंग आप ढूंढेंगे. दैट इज योर होमवर्क. In fact, what you people should do is you should look for the meanings and share the meanings in the comment section as well. Fear of fire. Phobia is fear. Basically, phobia is a fear. Phobia एक root word है. जब हम बोलते भी है ना कि इसको उसे फोबिया है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा, तो फोबिया मतलब किसी चीज का एक फियर होता है, या साइकोलॉजिकल जब हम एक फियर बना लेते हैं, दैट इज अ फोबिया. डर लगने लगता है कुछ चीजों से. सो फियर ऑफ फायर इज बेसिकली आर्सन फोबिया. आर्सन इज फायर, सो आर्सन फोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ फायर. हमने दोनों वर्ड्स को लिंक कर दिया. सो नाउ यू हैव टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्राफोबिया एंड arachnophobia. Okay, look for the meanings and also share with us. Okay, next. Okay, important question again. One who is new to a profession. Person who is basically a beginner, जो किसी भी काम में नया हो, beginner है, unexperienced होगा, fresher होगा, such person is called a tyro. टायरो कहा जाता है बिगनर को. इसके और भी सिनोनिम्स हैं. नोविस हो गया. कॉनेसर एक वर्ड करा था हमने इससे पहले एक स्लाइड में, कॉनेसर वर्ड आया था, उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था बिगनर. तो कॉनेसर इसका सिनोनिम हो सकता है. बाकी जो वर्ड्स हैं, लुक फॉर द मीनिंग. ओके, नेक्स्ट, अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट अ प्रीवियस प्रेपरेशन. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इनफैक्ट सीडीएस एग्जाम में एज इट इज आ चुका है. ये वोकैबुलरी सेक्शन में आई थिंक आया था. सो एज आई टोल्ड यू, बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस.
कभी भी आपको कोई लेक्चरेट देना है, स्पीच देना है और आपको टॉपिक उसी टाइम दिया जाए एट दैट मोमेंट, आपको पहले से नहीं दिया गया तो आपको प्रिपेयर नहीं कर सकते थे उसको प्रायर। सो ऐसे ऐसे जो स्पीच या लेक्चरेट होते हैं उनको कहा जाता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर कहा जाता है व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, अ स्टैंड हैविंग 3 legs। देखो ट्राई लिखा हुआ है तीनों ऑप्शंस में। अब ट्राई रूट वर्ड है, जैसे बाय का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। सो नाउ you will have to figure out कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। A stand having 3 legs basically is called a tripod। आप लोग आई थिंक काफी लोग यूज भी करते होंगे। ट्राइपॉड होता है, स्टैंड होता है जिसकी 3 legs होती हैं, उसपे हम अपना कैमरा या मोबाइल सेट कर देते हैं, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। लाइक अभी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन की, तो हमारा कैमरा कहाँ सेट है, ट्राइपॉड के ऊपर। तो ट्राई मीन्स 3 एंड पॉड इज बेसिकली अ स्टैंड। सो ट्राइपॉड मीन्स अ स्टैंड विद 3 legs। One who is not easily pleased by anything। Okay। जब कोई पर्सन आसानी से मनाया नहीं जा सकता या रिजिड होता है, आप उसको इजीली खुश नहीं कर सकते। बेसिकली फर्म होता है, ऑब्ड्यूरेट या स्टबन होगा, तो ऐसे लोगों को तो आप आसानी से अपनी बात ना समझा सकते हो, ना वो जल्दी से किसी की बात से खुश होते हैं। So such people are called fastidious। गलेबल होता है जो जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता है, बेसिकली चाइल्ड लाइक, इनोसेंट। Innocent है, amenable again the same। So fastidious means like stubborn, firm, rigid। Okay, next, something that is no longer in use। Again, good question। No longer in use, जो चीज अब बिल्कुल बेकार है, हमारे काम की नहीं है, या अब यूज में नहीं आती है, इट्स आउटडेटेड बेसिकली, अब बिल्कुल काम नहीं आती है, पुरानी चीज है। एंटीक होता है पुराना, बट ऐसा नहीं है कि एंटीक तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना, उससे काम आना या नहीं आना की बात नहीं होती। कुछ चीजें होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। जैसे पहले वो कैसेट प्लेयर्स हुआ करते थे, अब तो डीवीडी प्लेयर्स भी इनफैक्ट ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो कैसेट प्लेयर्स तो कितनी पुरानी चीज हो गई है। सो वो क्या हो गए हैं, ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज। सो ऑब्सोलीट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेवस्टोन। इससे पहले हमने करा था जब टोम स्टोन पे कुछ लिखा जाता है किसी की मेमोरी में, तो मैंने आपको बताया था एपिटैफ उसका सॉरी एपिटैफ बताया था उसका मीनिंग आपको। नाउ लुक फॉर दिस वन, इंस्क्रिप्शन और अ ग्रेवस्टोन, एक ही बात है, टोमस्टोन होगा या ग्रेवस्टोन होगा। किसी की जब स्मारक होती है, आप जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, वो तो बरी करते हैं, तो फिर वो वहां पर एक क्रॉस का साइन लगा के, कॉफिन जहाँ होता है एक क्रॉस का साइन लगा के, एंड देन राइट समथिंग, बेसिकली दैट इज अ एपिटैफ। सो इट्स द सेम क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है विद अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो यू शुड नो द बेस मीनिंग, इनको समझना है। अगर आपने टोमस्टोन वर्ड ध्यान रख लिया और एग्जामिनर ने ग्रेवस्टोन दे दिया, एक ही बात है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यू माइट एंड अप लीविंग द क्वेश्चन और आंसरिंग इट रॉन्ग। Okay, next, violation of that which is holy and scared। sorry, ये scared नहीं होगा, ये sacred होगा। It should be sacred। I'll just first correct it। Means violation of something that अगर कोई holy चीज है, religious चीज है, और हम उसका अपमान करते हैं, anything sacred and holy basically। So what is it called? Any guesses? This is simple, sacrilege। It means sacrilege। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रावो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेलिवोलेंट, माल रूट वर्ड आ गया, बैड, डिजायर, स्ट्रेंज। sacrilege होता है बेसिकली एनीथिंग व्हिच इज सेक्रेड। sacrilege मींस जब हम उस सेक्रेड चीज का अपमान करते हैं या उसका विरोध करते हैं या किसी भी तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। देखिए ये तो इजीली रूट वर्ड से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे, पॉली मीन्स मेनी, पॉली एक रूट वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और थीस्ट का मतलब गॉड। थीस्ट एक अगेन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड।
इनफैक्ट थीस्ट उस पर्सन को कहा जाता है वन हु इज अ बिलीवर ऑफ गॉड, आस्तिक. सो पॉलीथीस्ट हो गया वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पॉलीथीस्ट. बाकी भी सारे वो आप देखिए, पॉली, पॉलीगैमी, पॉलीग्लॉट, पॉलीगन. नेक्स्ट, अ जॉब कैरिंग नो सैलरी. जब आप कोई काम करते हैं एंड यू आर नॉट पेड फॉर इट, बेसिकली you get no salary for that. A job which carries no salary basically is called honorary. Honorary होता है a job with no salary. कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं, हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, we get a lot of respect because of it, या हमने कोई सोशल वर्क करा है, so that is a basically honorary. हमने कोई काम करा है which is you can say which is not valued in terms of मनी. सो ऐसे जॉब्स को कहा जाता है ऑनररी. ऑनर दिया गया है ना, सम्मान दिया गया है, पैसा नहीं. राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन ऑन पेपर. स्टोन और पेपर, जब हम पत्थर पे, हम कहते हैं ना हमने पत्थर पे किसी जैसे एक कोई स्टिक हो गई या कोई नुकीली चीज हो गई, उससे हमने कोई भी इंस्क्रिप्शन, कोई भी शब्द को, अपना नाम हो गया, कई जगह आप देखोगे पत्थरों पे लोग अपना नाम लिख जाते हैं, वो उसके अंदर गाड़ के लिखते हैं किसी नुकीली चीज से. तो बेसिकली व्हाट इज इट कॉल्ड? अ स्केच, अफिक्स, इम्प्रिंट या इंस्क्राइब. डेल्टा करेक्ट आंसर है इंस्क्राइब कहा जाता है. पुराने जो हमारे, अगर आप मॉन्यूमेंट्स विजिट करोगे तो वहां पर आप देखोगे वॉल्स पे स्टोन वॉल्स हैं, या तो उन पे आप देखोगे कि पुराने जो देवी देवता है उनके पूरे पूरे पिक्चर बने हुए हैं, और कुछ कुछ लिखा हुआ है पुराने संस्कृत लैंग्वेज या जो भी हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है. इजिप्ट में ऐसा बहुत देखा जाता है. इजिप्शियंस, अगर आप स्टडी करोगे इजिप्ट को, तो वहां पे बहुत आप देखोगे कि वॉल पे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं बेसिकली. सो इस एक्शन को टू राइट और कार्व ऑन अ स्टोन और पेपर, इट इज नोन टू इंस्क्राइब. सो डेल्टा करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेबल टू पे वंस डेट. जब कोई अपने लोन, अपने उधार चुका नहीं पाता बेसिकली. ओके, कोई बैंकक्रप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट कहा जाता है उसको, ठीक है, जब बिल्कुल ही आप कह सकते हो दिवालिया निकल गया. सो करेक्ट आंसर होगा इंसॉल्वेंट. इसका सिनोनिम बैंकक्रप्ट भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हिच कैन बी बिलीव्ड. ऐसी चीज जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, हम मान सकते हैं. मिराक्युलस तो होगा नहीं, मिरेकल, जादू. गलेबल मैंने अभी बताया ही था आपको, वो जो दूसरों की बात आसानी से मान लेता है. बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं ऐसी बात जो which can be easily believed. So correct answer is credible. Credible is anything which can be easily believed, और incredible होता है anything which can not be easily believed. Important है, इनफैक्ट पास्ट ईयर में आ चुका है. क्रेडिटेबल, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल में कंफ्यूज मत होइए. क्रेडिट होता है किसी को श्रेय देना, किसी चीज, किसी ने कोई अच्छा काम करा है और हम उसको अप्रिसिएशन दे रहे हैं उस काम के लिए, दैट इज वी आर बीइंग क्रेडिटेबल टुवर्ड्स दैट पर्सन, हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं. और क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल. नेक्स्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. जब पैसे का गलत इस्तेमाल करा जाता है, अब बहुत कॉमन है सोसाइटी में, ऐसा बहुत देखा जाता है. कुछ सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं जो पैसे को बेसिकली मिस यूज करते हैं, राइट. सो misappropriation of money basically is embezzlement. Embezzlement is misappropriation of money. जब हम पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, stealing or misusing money is called basically embezzlement. Fraud is a crime you commit. Embezzlement is जब आप पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. All right, next, when something moves in a straight line. ये तो आई थिंक काफी बच्चों को पता भी होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा. when something moves in a straight line. All right, now take a moment and please give me the correct answer to it. Yes, the correct answer is rectilinear, because rectilinear line होती है या rectilinear होता है a straight line. So basically when something moves in a straight line is rectilinear. Okay, next, that which cannot be expressed in words. किसी
किसी भी चीज को जब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वर्ड्स आर लेस टू एक्सप्लेन दैट थिंग बेसिकली, या फिर आप कह सकते हो थिंग्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ praise or by your movements or by your expressions, but you cannot express it in words. कहते हैं ना कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम इतने खुश हैं, that expression is known as ineffable. That cannot be anything which cannot be expressed in words is ineffable. Okay, next, a person speaking many languages. अभी मैंने आपको बताया था पॉली मतलब मेनी, तो अब ये तो सिंपल ही होगा आई थिंक आपके लिए आंसर गेस करना, क्योंकि पॉली यहाँ पर एक ही वर्ड में दिया गया है. सो यस, योर करेक्ट आंसर हियर वुड बी पॉलीग्लॉट. पॉली मींस मेनी एंड पॉलीग्लॉट ग्लॉट लैंग्वेजेस हो गया, तो पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. इससे पहले एक स्लाइड में आया भी था ये वर्ड, और अब फिर आपके सामने आया है. रूट वर्ड की हेल्प से इजीली मीनिंग पे पहुंच सकते हो. बिलीव इन मेनी गॉड्स, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स. इसका करेक्ट आंसर पॉलीथीज्म होगा. ओके, पॉलीथीज्म होगा बिकॉज पॉली मींस मेनी और थीस्ट मैंने बताया था गॉड्स, सो पॉलीथीज्म होगा बिलीफ इन मेनी गॉड्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर. पैन एक रूट वर्ड होता है, पैन मतलब कंट्री, पीपल. मोनो मींस वन. ठीक है. One who helps people by giving them money or other aid. ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बहुत मदद करता है by giving them money or help in any form, maybe money, food, clothing, shelter, किसी भी फॉर्म में जो किसी की बहुत हेल्प करता है, such person is known as a benefactor. Ben is a root word जिसका मतलब होता है good, so benefactor होता है ऐसा person जो दूसरों की हेल्प करता है in terms of money or shelter. नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, ये तो सिंपल होगा, फिजिक्स पढ़ी होगी आप सबने इतनी. तो जहां से लाइट पास नहीं हो सकती क्या होता है, ओपेक. सच आर ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे वॉल है, वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. अगेन इस तरह के क्वेश्चंस वोकैबुलरी में भी बहुत कॉमन है, आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट आ गया तो ओपेक होगा ऑप्शंस में, तो वो करेक्ट आंसर है. ओपेक का ऑपोजिट आ गया तो ट्रांसपेरेंट करेक्ट आंसर है. तो आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए. नेक्स्ट, टू रिड्यूस टू नथिंग. जब कोई चीज आप इतनी कम कर देते हैं कि वो इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो. रिड्यूस टू नथिंग, आपने उसको इतना छोटा कर दिया कि वो विजिबल ही नहीं है, इट्स फिनिश बेसिकली. रिड्यूस टू जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नल. एनुअल का मतलब होता है कैंसिल, नल का मतलब होता है बेसिकली जीरो. एनीथिंग रिड्यूस टू नथिंग, जीरो, खत्म. ओके, नेक्स्ट वर्ड, अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड. ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज इलेजिबल. लेजिबल होता है हैंडराइटिंग व्हिच कैन बी रेड. इलेजिबल जो आपके सामने है, इट मींस हैंडराइटिंग व्हिच कैन नॉट बी रेड. कैलीग्राफी भी एक वर्ड पढ़ा था हमने व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को वैसे भी अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी पता होने चाहिए. सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग, जस्ट गिव मी अ मिनट. Just few questions are left, students. Just give me a moment. All right, so here we are. All right,
So we were at this question, handwriting that cannot be read. So इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, handwriting that cannot be read का आंसर क्या होगा? Illegible. So the correct answer here would be alpha, illegible. और जो handwriting हम पढ़ सकते हैं that is legible. Now let us move to the next question. A line when the land and sky seems to meet. Important है, ऐसे questions आ जाते हैं एग्जाम में और generally students को पता नहीं होते. Okay, a line where the land and sky seems to meet is basically horizon. वो लाइन आपने सुना होगा बट स्टूडेंट्स इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में आता है देन दे थिंक कि हमने क्यों नहीं पढ़ा. तो सो रिमेंबर द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, लगता है कि मिल रहे हैं, इज नोन एज द होराइजन पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग. ये भी हम कर चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में, अभी भी मैंने आपको बताया था. अब आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा. अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग इज बेसिकली अ कैलीग्राफी. कैलीग्राफी होता है अ स्टाइल ऑफ राइटिंग जब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो बेसिकली दैट इज कैलीग्राफी. नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता. कुछ लोग होते हैं ना, वो मानते हैं कि वो अमर है. जैसे आपने पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रामायण में पढ़ा होगा कि रावण को लगता था वो अमर है, अजय है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता. सो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इनविंसिबल. सच पीपल आर कॉल्ड इनविंसिबल. इंपॉर्टेंट वर्ड है. बाकी वर्ड्स जो है स्टूडेंट्स प्लीज लुक फॉर द मीनिंग. ओके, द लास्ट वर्ड, टू ट्रीट विद क्रूअल्टी और वायलेंस. जब हम किसी को बहुत गंदी तरह ट्रीट करते हैं, ओके, वी ट्रीट समवन विद क्रूअल्टी एंड वायलेंस. सिंपल है बेसिकली. यू कैन आई थिंक गेस द आंसर ऑफ दिस. अब्यूज करना, किसी को गलत बोलना, टू ऑफेंड समबडी, टू गिव देम बैड रिमार्क्स, दैट इज टू अब्यूज. तो हम उनको वायलेंटली और क्रूअल्टी, गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. फॉल्ट, परवर्ट, wrong, simple words हैं. Okay, so these were some important vocabulary words which I wanted to do. मैंने आपके साथ ये words one word substitution की form में share करे हैं so that the session becomes more the session becomes more interesting and you are able to grasp more and more information. ये जो words हैं ये आपको one word substitution, antonyms, synonyms किसी भी form में आ सकते हैं. In fact idioms, phrases के section में भी आ सकते हैं. Just go through it. इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता और हमने यहाँ नहीं कवर करा है, प्लीज लुक फॉर द मीनिंग. जस्ट डोंट लेट द वर्ड्स गो लाइक दैट, बिकॉज आपको नहीं पता, क्या पता उनमें से ही कोई शब्द आपके एग्जाम में आ जाए एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन वन क्वेश्चन. सो जो बाकी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आप ढूंढेंगे. अगर इतने क्वेश्चंस में किसी कोई भी डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस, योर क्वायरीज इन द क्लास or in the comment section. I hope this session must have helped you a lot. Next session में I will be coming with some important questions on errors. Mixed error questions होंगे, individual topic के नहीं होंगे, because ज़्यादातर students को errors identify करने में problem होता है. So I'll be helping you with that. I'll be sharing some important questions with you people. So that's it for now. Thank you and Jai Hind.